स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम मूल्यह्रास की दूसरी विधि क्रमागत पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पद्धति में हास परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर ही प्रभार होता है। पुस्तक मूल्य पर लगाई गई वार्षिक हास राशि से घटता चला जाता है, इसीलिए इसे हासमान शेष पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में हास की राशि की गणना प्रत्येक लेखांकन अवधि के प्रारंभ में दिए गए संपत्ति के मूल्य पर पूर्व निर्धारित अनुपात प्रतिशत से ही की जाती है। कहने का तात्पर्य है, यह विधि उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त होती है जिन पर संपत्ति के पुराने होने पर मरम्मत व्यय बढ़ता चला जाता है। अतः शुरू के वर्षों में हास अधिक लगाया जाता है तथा मरम्मत व्यय कम होते हैं, और बाद के वर्षों में उस संपत्ति पे मूल्यह्रास तो कम होता है और मरम्मत के व्यय अधिक होते हैं, जिससे प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते पर समान प्रभाव पड़ता है और संपत्ति के क्रमागत शेष मूल्य पर हास लगाने के कारण ही इसे क्रमागत शेष विधि कहा जाता है। यह हास राशि प्रतिवर्ष कम होती दिखाई देती है, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे। इस डायग्राम में यहाँ तो साल दिए गए हैं और यहाँ डेप्रिसिएशन का मूल्य दिया गया है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो 2012 में डेप्रिसिएशन जो था वो 20,000 रुपये चार्ज किया गया और 2013 के अंदर यह हमारे लिए 20,000 से कम था, 16 या 17,000 रुपये, और फिर यह 2014 के अंदर हमारे पास 15,000 रुपये के आसपास हो गया। तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि मशीन को ख़रीदने के बाद धीरे धीरे आने वाले वर्षों में डेप्रिसिएशन की राशि कम होती चली जाती है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं कि एक संपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपए है तथा इस पर मूल्यह्रास क्रमागत पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक दर से लगाया जाता है और इसमें हास की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। कहने का तात्पर्य है, क्रमागत विधि में यह मूल्यह्रास प्रतिवर्ष कम होता चला जाएगा। देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम संपत्ति जिस साल खरीदी थी उस समय मूल्यह्रास लगाया जाएगा 2 लाख इंटू 10/100, तो हमें 20 लाख का डेप्रिसिएशन प्राप्त हो जाएगा प्रथम वर्ष। दूसरा, अब अप्लिखित मूल्य जो होगा वो हमारे लिए 2 लाख माइनस ये पहले के जो 20,000 थे ये माइनस करेंगे। अब हमारे लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की वैल्यू है 2 लाख की जगह 1,80,000। अब 1,80,000 का दूसरे साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो होगा 1,80,000 का 10% और वह होगा दूसरे साल का 18,000 रुपये। अब यही तीसरे साल चार्ज करने के लिए 1,80,000 में से 18,000 रुपये हम माइनस करेंगे तो हमें 1,62,000 रुपये वैल्यू प्राप्त होगी, और इस 1,62,000 का 10% हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें तीसरे साल के लिए जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी 16,200 रुपये। तो हमने देखा 20,000, 18,000, 16,200 रुपये, ये धीरे धीरे डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वह कम होती चली जा रही है। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस विधि में संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि मूल्यह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है। इसी कारण इसे क्रमागत हास किस्त या हास मान मूल्य पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय को होने वाला लाभ संपत्ति के पुराने होने के साथ साथ घटता चला जाता है और इसी कारण प्रतिवर्ष संपत्तियों के खाते के निरंतर घटते हुए शेष पर पूर्व निर्धारित प्रतिशत से गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे सीधी रेखा एवं क्रमागत हास विधि तुलनात्मक विश्लेषण, यानी सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत हास पद्धति में क्या अंतर है। व्यवहार में हास की राशि की गणना करने के लिए सीधी रेखा विधि और क्रमागत हास विधि का उपयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों में निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर है। चलिए उन अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर हमें अंतर का आधार नज़र आ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीधी रेखा पद्धति की और यहाँ बात करेंगे हम
क्रमागत पद्धति की। अब इन दोनों में अंतर के आधार क्या क्या हैं, उसके आधार पर अंतर देखेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं हास लगाने का आधार। सीधी रेखा पद्धति में जो हास है वह मूल लागत पर लगाया जाता है और क्रमागत विधि में पुस्तक मूल्य अर्थात मूल लागत में से घटी हुई आज की तिथि तक का जो मूल्य हास है उसको घटा करके जो वैल्यू प्राप्त होती है उस वैल्यू पर क्रमागत हास लगाया जाता है। दूसरा है वार्षिक हास। सीधी रेखा स्थिति में प्रतिवर्ष स्थिर वैल्यू पर एक समान राशि से ही हास लगाया जाता है, जबकि क्रमागत हास पद्धति में यह प्रतिवर्ष घटता रहता है। ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, जबकि सीधी रेखा में ये एक समांतर रेखा में चलता रहता है। थर्ड है हास एवं मरम्मत की पूरी लाभ हानि खाते पर भार। प्रतिवर्ष असमान अंतिम वर्षों में बढ़ता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि असमान रूप से अंतिम वर्षों में मरम्मत एवं हास की जो राशि है अंतिम वर्षों में बढ़ जाती है, जबकि क्रमागत हास पद्धति में यह प्रति समान रूप से एक जैसी होती है। प्रारंभ के वर्षों में हास की राशि अधिक तथा मरम्मत व्यय की राशि कम होती है और बाद के वर्षों में हास की राशि तो कम और मरम्मत व्यय की राशि अधिक होती है, इसलिए इसे यहाँ पर समान राशि मानी गई है। नेक्स्ट है आयकर कानून द्वारा मान्यता। आयकर कानून द्वारा उसे मान्यता नहीं है, लेकिन क्रमागत हास पद्धति को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है उपयुक्तता। स्थायी किस्त विधि में कहा गया है कि उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त जिनमें मरम्मत खर्च कम होता है वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है और अप्रचलन की संभावना जिसमें कम होती है और अवशिष्ट मूल्य उसकी अवधि के आधार पर निर्भर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसी संपत्तियों पर स्थायी किस्त विधि या सीधी रेखा विधि के द्वारा मूल्यह्रास लगाया जाता है, जबकि क्रमागत हास विधि में उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त मानी गई है जिन पर तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है और समय के आधार पर वह भी अधिक बढ़ता चला जाता है। तो मुख्य रूप से ये अंतर थे स्थायी किस्त और क्रमागत विधि के। इनके गुण दोष लाभ आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करने हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।